हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। आज हम यूपी पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को रेज करेंगे और उनके उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे पहला सवाल होगा, आखिर यूपी पीजीटी इंटरव्यू का क्राइटेरिया या मापदंड क्या है। जब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलें तो दूसरा सवाल होगा, आप इंटरव्यू में कैसे प्रबल दावेदारी पेश कर सकते हैं और आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाए। जब हम अपने तीसरे सवाल की ओर चलते हैं तो हमारा तीसरा सवाल है, कैसे इंटरव्यू की दौड़ से आपके बाहर होने के संकेत हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपका खेल बिगाड़ सकते हैं। जब हम अगले चौथे क्वेश्चन की ओर चलें तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, आखिर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल किस प्रकृति के होंगे, वो सवाल आप कैसे टैकल करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इन चारों ही सवालों का हम मिला जुला राय आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। परीक्षा के टोटल मार्क्स की बात की जाए तो ये 500 नंबर की निर्धारित की गई थी। जिसमें हम बात करें रिटर्न मार्क्स की, तो रिटर्न मार्क्स को अगर परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाए तो 85% वेटेज दिया गया था, जो मार्क्स में 425 मार्क्स बनेंगे। जब हम आगे बढ़ें तो इंटरव्यू की यहाँ पर चर्चा की जाए तो आप सभी को पता है इंटरव्यू का जो वेटेज निकाला गया वो निकाला गया था 10%, और 10% को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 50 मार्क्स आ जाएगा 500 में से। अब आगे चलें तो स्पेशल जो क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया रखा गया उसे वेटेज दिया गया है 5%, यानी नंबर में से 500 नंबर में से 25 नंबर जो होंगे आपके स्पेशल क्वालिफिकेशन के होंगे। हमने आपको बताया इंटरव्यू को 10% का वेटेज दिया गया है। उसमें भी आपसे 3 कैटेगरी में सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें हम पहले कैटेगरी की बात करें तो आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे वेटेज दिया गया है 4% यानी 10% से। तो लगभग मान के चले 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसे भी हम सब कैटेगरी में डिवाइड करें तो किस तरीके के आखिर ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो पहली कैटेगरी आती है सब्जेक्ट नॉलेज, कि वो जानने की कोशिश करेगा कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कैसे है, और उसे भी वो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता है। ये हो सकता है आपसे पूछ ले कि आपका फेवरेट पेपर कौन सा है, उससे ही आपसे सवाल पूछे। और याद रखना, जब आपने सब अपना फेवरेट पेपर बता रहे होंगे तो ध्यान रखना, अगर उसमें से आपने गलत क्वेश्चन का आंसर दिया तो कहीं ना कहीं आपका बाहर का रास्ता हो सकता है, क्योंकि आप जब बता रहे हैं तो ये 100% है कि आपको इस पेपर की अच्छी खासी नॉलेज है। जब दूसरे की बात करें तो दूसरे में यही हो सकता है, वो खुद से भी आप कुछ ना कुछ सवाल पूछ सकता है। अब जरा ये जान ले कि आखिर वो सवाल कैसे पूछेगा। तो सवाल की बात करें, जो अगर हमारा पहला सवाल होगा कि जो हमारा पेपर है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, उसका ये पूछ सकता है, रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत को विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय क्यों कहता है। देखो, इसे आप थोड़ा सा ज़्यादा समय लेकर के बोल सकते हैं, क्योंकि आपको उनका समय कंज्यूम करना है, ठीक है। और ये भी दिखाना है कि हाँ, आपने बहुत परफेक्टली बताया कि इस बच्चे को नॉलेज है। फिर आपसे बहुत जल्दी में जो तुरंत आंसर उसका निकल सकता है, तो ये क्वेश्चन होगा, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में अंतर के 2 कारण बताइए। इसे आप जल्दी से बता सकते हैं। तो ये इस तरीके का कोई लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, कोई शॉर्ट में ही दिया जा सकता है। अगर लेंथी होगा तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम वहाँ हो जाएगा। अब हम दूसरी की बात करें तो यहाँ पर निकल करके आता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सब्जेक्ट रिलेटेड करंट इवेंट एंड इंसिडेंट, यानी कि जो हाल ही में घटना हुई है उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब जरा ये भी जान ले कि आखिर इन क्वेश्चन की प्रकृति कैसी हो सकती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे वो सीधे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में जो तालिबान है उसका क्या अर्थ है, ये तालिबान होता क्या है। देखो, फिर दोबारा उसी चीज़ पर जाएं, क्वेश्चन की नेचर होता है, हर एक क्वेश्चन का प्रकृति होती है कि कौन सा क्वेश्चन तुरंत ही आंसर दिया जा सकता है और कौन सा लेंथ ही जाता है। तो ये भी जल्दी से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ये एक स्टूडेंट यूनियन की तरह है। तालिबान का हो गया धार्मिक स्टूडेंट, तो आप इसका सरलता से आंसर दे सकते हैं। जब हम कहें लेंथी क्वेश्चन की बात आए तो लेंथी क्वेश्चन आपके लिए पॉजिटिव भी होता है, तो उसमें कह सकता है
तालिबान का भारत पे प्रभाव बताइए। अब आप इसे कैसे बताएंगे, आप ध्यान में रखना। सैप, सैप का मतलब हो गया सोशल, सोशली आधार पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ई का मतलब हो गया इकोनॉमिकल आधार पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर पी का मतलब हो गया पॉलिटिकली भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि लेंथी क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आप टाइम कंज्यूम कर सकते हैं और अपना 100% दे करके टैलेंट शो कर सकते हैं। जब हम तीसरे तरीके की बात करें तो यहाँ पर पूछ सकता है करंट इवेंट आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि हो सकता है जो क्वेश्चन पूछे वो आउट ऑफ सिलेबस हो। उसका रीज़न यही हो सकता है कि वो जानना चाहता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। मान लीजिए क्योंकि स्टूडेंट आप कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, तो बच्चे ने पूछ लिया कि यूपी चुनाव के बारे में सर ये क्या है बताइए। तो इस तरीके के लिए वो आपसे करंट में ही कोई क्वेश्चन चल रहा होगा जो आउट ऑफ सिलेबस होगा या सब्जेक्ट होगा, वो आपसे पूछ सकते। देखो अभी हमने बात की कि जनरल नॉलेज भी एक क्राइटेरिया है और उसका आधार क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज। अब दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर आता है, वो है आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि व्यक्तिगत परीक्षण आपका कैसा है, आप व्यक्तिगत रूप से कैसे दिखते हैं। इसमें आपको यह जानने की कोशिश की जाती है कि आपकी एक्चुअल में पर्सनैलिटी इस पोस्ट के लायक है या नहीं है। इसके अंदर भी हम कई सारे क्राइटेरिया को मद्देनज़र बनाए, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका ड्रेसिंग सेंस। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप क्या है, आपके कॉलर किधर जा रहे हैं, आपकी जो शर्ट है उसका कलर कैसा है। अगर लाइट शर्ट की कलर की शर्ट पहन के जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो सामने वाले इंटरव्यू में जो बैठा है उसकी आंखों में वो चुभे भी ना। बस आपका जो पहनने का जो ढंग है वो अच्छा हो। फिर बात आती है बॉडी पोस्चर की। आखिर बॉडी पोस्चर कैसा हो, देखो आप सीधे खड़े हैं तो ये नहीं कि आपके हाथ इधर उधर हिल रहे हैं, दूसरी तरह कि आपकी नज़रें इधर उधर हैं, सामने स्ट्रेट नज़रें नहीं हैं। तीसरी बात करें कि आपके पैर खड़े खड़े भी हिल रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ये है बॉडी पोस्चर। अब अगले की बात करें तो हैंड मूवमेंट। देखो हैंड मूवमेंट यानी कि हाथ हिलाना दो तरीके से आता है। एक तो आप नॉर्मल किसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, आपसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपने ये बीए कहाँ से की है, वो नॉर्मली दे रहे हो, मगर उसमें भी जब हाथ हिला रहे हो तो वो गलत है। मगर जो दूसरी चीज़ होती है, जब किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को आप समझा रहे हो तो उस समय आप हिला सकते हैं अपने हाथ, क्योंकि ये माना जाता है कि आपका जो हाथ का मूवमेंट है वो भी एक वे ऑफ टॉकिंग है। अब अगली बात करें सिटिंग पोस्चर की। देखो सिटिंग पोस्चर में यही है कि स्ट्रेट बैठना, पैर मत हिलाना, हाथ भी सामने रखना, जोड़ करके रखना, ये सारी चीज़ भी आपकी मैटर करेगी। फिर हम आगे चले तो आगे हमें पता चलेगा जो हमारा हेयर कट है। देखो हेयर कट इस तरीके से होना चाहिए कि जो ऑफिशियल लगे, अनऑफिशियल हेयर कट नहीं लगना चाहिए। बाकी आपकी समझ है आप कैसा हेयर कट करके जाते हैं, बस अनऑफिशियल वो लगना नहीं चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो ये हो सकता है कि आपको एक टास्क दे दें कि एन इवेंट एंड सिचुएशन हैंडल। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई एक प्रोग्राम हो रहा है 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे, वो ये कह दें कि आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं, आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो देखेंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, क्या वाकई में कोई इवेंट स्कूल में होता है उसको हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या होगी, यही पूरी तरीके से आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। बाकी ड्रेसिंग सेंस, बॉडी, हैंड, सिचुएशन, ये सब तो आपके ऊपर मैटर करता ही करता है। मगर बस ये याद रख लेना, एक टास्क भी वो आपको दे सकते हैं कि आपके सामने कंडीशन ला दें और उसे सोल्व करें आप। देखो इंटरव्यू के अंदर जो लास्ट क्राइटेरिया रखा गया वो है वे ऑफ टीचिंग। हिंदी में इसे कहा गया अभिव्यक्ति की योग्यता। मगर मेरे अनुसार ये होगा कि वो आपको ये भी कंसिडर करेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर क्या पढ़ाने की क्षमता या कैपेबिलिटी है या नहीं। और उसका जो ओवरऑल क्राइटेरिया रखा गया वो है 3%। हमने देखा इंटरव्यू में पहले 4% क्राइटेरिया था जो नॉलेज के आधार पर, हम देखा आपकी पर्सनैलिटी के आधार पर 3, अब दोबारा जो है 3% कंसिडर करता है। आपके सामने वो कह सकते हैं आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें पढ़ा के दिखाइए। उस समय आपको देखेंगे कैसे आप खड़े हैं, बोर्ड मान लीजिए आपके सामने, एज्यूम करना है कि बोर्ड है, तो वो सब क्रिएट भी कर सकते हैं सिचुएशन। जब आगे बढ़े तो आपको ये कह सकते हैं विदाउट बोर्ड, आप बड़ी कक्षा को क्योंकि पढ़ाएंगे, 11वीं 12वीं को आप पढ़ाएंगे, तो ये कह सकते हैं कि हमें एक लेक्चर दें और एक टॉपिक वो दे दें, या खुद से एक टॉपिक लीजिए अपनी मर्जी से। मान लीजिए आपको टॉपिक उन्होंने दिया इंडियन प्रेम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उस पर आपको 2 से 3 मिनट बोलना होगा और आपको ये मेजर करेंगे कि वाकई में इस बंदे में क्या कॉन्फिडेंसली उस टॉपिक को ये बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है, साथ ही साथ जो इवेंट है उसे करंट से भी जोड़ पा रहा है या नहीं जोड़ पा रहा। तो ये वे ऑफ टीचिंग होगा। साथ ही साथ ये देखा जाएगा हाउ टू यूज वर्ड्स,
जो वर्ड्स हैं, आपकी जो भाषा शैली है, उसमें जो आपके शब्द हैं, वोकेबरी है, वो भी क्लास के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो जो भारतीय संविधान ये कहता है कि धार्मिक स्वभाव की हमारे यहाँ शिक्षा होनी चाहिए, कहीं ऐसे आपके वर्ड ना हो कि सामने वाला वो आहत हो जाए, तो ऐसे वर्ड भी आपको यूज़ नहीं करने हैं। तो सारी बात तो ये है कि कॉन्फिडेंस रहना और फ्रिक्वेंसी रखनी है। जब आप अपना टॉपिक को वहाँ पर बता रहे हो, आपको टीचिंग के लिए बोल दिया जाए, तो आपको ये सारा चीज़ ध्यान रखना होगा। ये सारा किस में आता है, ये सभी इंटरव्यू के अंदर शामिल किया गया है। देखो, हमने इंटरव्यू का तो देख लिया, जिसमें हमने देखा कि पूरे उसमें ओवरऑल में 10% उसको वेटेज दिया गया, यानी कि 50 मार्क्स का। अब देखेंगे कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी जिसको वेटेज दिया गया है 5%, यानी कि 25 मार्क्स। और याद रखना, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर होने का भी रास्ता तलाश सकता है और आपके बाहर जाने का भी रास्ता तलाश सकता है। स्पेशल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बात की जाए तो ये कहा गया है कि आपका जब फॉर्म भरा गया होगा, आपकी डॉक्टरल डिग्री यानी कि पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी कंप्लीट है तो 25 में से 10 मार्क्स या 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। देखें कितनी बड़ी बात है अगर आपकी पीएचडी होगी, मगर घबराने की बात नहीं है। ज़्यादातर जो लोग होंगे वो पीएचडी कम ही होंगे ज़रूर। मान लीजिए 100 हैं तो 100 में से 5 आपको पीएचडी मिल सकते हैं। फिर दूसरी की बात करें, कंप्लीट एमएड, आपकी एमएड कंप्लीट होनी चाहिए जब आपने वो एग्ज़ाम भरा हो, और इसको भी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो भी 10 मार्क्स का यहाँ पर रखा गया है। अब आगे बात करें कंप्लीट बीएड, जब आपने फॉर्म भरा हो तो आपके पास बीएड भी जरूर होनी चाहिए, उसके लिए भी 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है स्पेशल क्वालिफिकेशन में। और मैं ये मानता हूँ जो बीएड है वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन बढ़ा देगी। उसका रीज़न ये है कि एमए तो आप हैं ही, बीएड ज़्यादातर बच्चों के पास देखने के लिए मिलेगी जो कैंडिडेट वहाँ पर होंगे। और एक क्राइटेरिया और जोड़ा गया है कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, यानी कि खेल से जुड़ी हुई जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, कि आप स्टेट से लेकर के नेशनल लेवल तक खेले हो, तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। वो उसी हालत में दिएंगे। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ है ना, वो याद रखना 25 में से ना ये कहा गया कि बीएड में एमएड में दोनों ही आपके पास है और आपके पास स्पोर्ट कोटा भी है, तो एक को ही मेजर यहाँ पर किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात होगी। तो ये था आपका पूरा स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। आज की वीडियो यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और साथ ही साथ आपके जो आगे नेट का एग्ज़ाम आ रहा है, अगर नेट को क्वालिफाई आप नहीं है, जीआईसी का एग्ज़ाम आ रहा है, अगर वो आपने भरा हो तो हमारे चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड टॉपिक पर हम डील समय समय पर करते रहते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।